हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्तो कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। हमने मिलके एक जर्नी की शुरुआत की थी और उसका नाम था सूर्य किरण। सूर्य किरण के अंतर्गत मैं आपको केमिस्ट्री में पहला वाला 10th का चैप्टर पढ़ा रहा था, दैट वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखते ही देखते आज हम लोग इसके 5th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहली वाली पार्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको दो रिएक्शंस के बारे में बताया था। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाकी पार्ट्स देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बस थर्मल डीकम्पोजिशन वाला पार्ट देखा था। आइए आज हम लोग इस चैप्टर को साथ में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं जो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा था H2 + O2 gave us H2O। उसके बाद जैसे हमने देखा Na + Cl2 gives us NaCl। Similarly, we saw calcium oxide plus water gave us CaOH whole twice। So यहाँ पे हमारे पास दो और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट और इस तरफ हमारे पास एक एक सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने ये भी कहा था कि ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे हीट देखने को मिलता है। इसका मतलब H2 + O2 gives us H2O plus some amount of heat. Na + Cl gives us NaCl and plus some amount of heat. Similarly, CaO + H2O, CaOH whole twice plus some amount of heat. So, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? जी हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जनरली, ध्यान रखिएगा वर्ड जनरली जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ये सभी से हीट उस तरफ प्रोडक्ट साइड में हमें दिखाई देता है। इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई है, हीट बाहर निकली है, हीट इस सब्सटेंस ने गिव आउट किया है। तो जब हीट रिलीज होता है या गिव आउट होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और वो एक रिएक्टेंट को हम लोग हीट करके तोड़ देते हैं इन 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। जब एक रिएक्टेंट टूट जाता है हीट करने से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो हम उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्योंकि इसमें हम लोग हीट हम हमारे तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हीट वो एब्जॉर्ब कर कर टूट रहा है, इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। इसका मतलब ये कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को एब्जॉर्ब करके ही वो टूट जाता है। अब इसको हीट करने के 3 तरीके होते हैं। एक हमने पढ़ा था थर्मल डीकम्पोजिशन, उसके बाद हमने बात की थी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की। ठीक है, सो थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ऐसे 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें से हमने पिछली क्लास में थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम नीचे से ऐसे चूल्हा जलाकर या कोई बर्नर वगैरह ऐसे कुछ जलाकर इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में जो है यहाँ पे लाइट यूज होने वाला है और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हम लोग कोई बैटरी यूज करके इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम लोग अपने सब्सटेंस को हीट करेंगे। ऐसे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से थर्मल हमने पिछले क्लास में कवर किया था। थर्मल के कुछ उदाहरण हमने देखे थे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था जिससे मिलता है CaO + CO2। उसके बाद हमने देखा था PbNO3 whole twice, इसको हमने हीट किया था, इससे मिला था PbO + O2।
प्लस NO2। ऐसे ही हमने एक और रिएक्शन देखा था FeSO4, जब इसको हीट किया गया तो इससे निकला Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सो ये हमारे थर्मल रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे। आज हम लोग फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन पे आगे बढ़ेंगे। अब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। अगर हम लोग फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन की बात करें तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, क्रॉस करके बन जाएगा Ag+Cl। और यहाँ पे जब इसको हम लोग हीट से तोड़ेंगे, जब सनलाइट हम लोग यूज करके इसको हीट से तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Ag+Cl2। ठीक है, ऐसे ही AgBr को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो AgBr को रिएक्ट करने से Ag+Br2। तो इसमें ये जो क्लोरीन है, ये जो ब्रोमीन है, ये उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिल्वर। और यहाँ पे जो AgCl है, दिस इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जब ये हीट होकर टूटता है तो पीछे जो सिल्वर बच जाता है, दिस इज ग्रेइश इन कलर। ठीक है, तो ये ग्रेइश कलर का सब्सटेंस पीछे रह जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ग्रेइश कलर का सब्सटेंस पीछे रह जाता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। नाउ दिस टू रिएक्शंस, AgCl और AgBr, ये दोनों ही रिएक्शन को यूज किया जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब क्या है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी और इसका यूज इसमें कैसे होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। आपने कोई ना कोई राजा महाराजा का पैलेस तो देखा होगा। जैसे अगर कभी आप जयपुर साइड में जाते हैं, ठीक है, या पूरे राजस्थान में आप बहुत सारे, चित्तौड़ फोर्ट है, अजमेर फोर्ट है, ठीक है, ऐसे ही जयपुर फोर्ट है। सो अगर आप इन सारे पैलेसेस में जाएंगे, आपको कोई ना कोई पुराने जमाने के राजा या महाराजा का फुल लेंथ का एक पोर्ट्रेट जरूर दिखाई देगा। सो पुराने जमाने में ये जो राजा महाराजा लोग होते थे, उस जमाने में तो DSLR नहीं होता था, तो इनकी जो पोर्ट्रेट है ये कैसे बन पाती थी। सो राजा महाराजा लोग अपने टाइम पे कोई आर्टिस्ट को, जो कि बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाते थे, ऐसे आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में हायर करके रखते थे और ये लोग ऐसे पोज करके अपनी पोर्ट्रेट इनसे ड्रॉ करवाते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब राजा को अपना पोर्ट्रेट बनवाना होगा तो उनको करीब 4, 4.5 घंटे, 5 घंटे तक जो है एक ही पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर जो है उनकी इतनी सुंदर पोर्ट्रेट बनती थी जो हम लोग दीवारों पे देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज यू नीड टू पोज फॉर 3 to 4 hours और 5 hours समटाइम्स, ठीक है, इन वन सिंगल पोजीशन, ठीक है, विदाउट मूवमेंट्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, राइट। सो ये जो डिफिकल्ट चैलेंज है, इसको ओवरकम करने के लिए राजा ने आदेश दिए कि आप कुछ नया टेक्नोलॉजी लाइए, कुछ इनोवेशन करिए। तो यहां से जन्म हुआ पिन होल कैमरा का। तो इस पिन होल कैमरा से कैसे फायदा हुआ? सो पिन होल कैमरा की अगर हम बात करें तो पिन होल कैमरा ऐसा एक कैमरा होता है जिसमें हम बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, ठीक है। सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने जो भी इंसान खड़ा रहता है, इस इंसान की लाइट रेज इस तरीके से इसके अंदर जाती है और यहां से इसके बाद ऐसे ये क्रॉस करके स्क्रीन के ऊपर एक इन्वर्टेड सी इमेज बनती है, ठीक है। तो अब क्या है कि पेंटर को अगर इस महाराजा को ड्रॉ करना था तो खड़े खड़े उसको पूरा का पूरा स्केच खुद से बनाना था, ठीक है। लेकिन इस पिन होल कैमरा की मदद से अब क्या हुआ कि इनकी हूबहू तस्वीर यहाँ पे बनी। हालांकि ये उल्टी बनी बिकॉज इट इज अ रियल इमेज कैन बी ब्रॉट ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे इस पिन होल कैमरा के पीछे साइड पे यहाँ पे स्क्रीन होता था। तो स्क्रीन मतलब ये कोई दीवार वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो इस दीवार के ऊपर यहाँ पे राजा महाराजाओं के ओरिजिनल साइज के जो है यहाँ पे तस्वीर बनती थी। अब ये जो ओरिजिनल साइज की तस्वीर बनी, पेंटर आते थे, इसके ऊपर से अपने पेंट ब्रश चलाकर इसको जो है ड्रॉ कर देते थे। इससे क्या है कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे राजा की रियल साइज की इमेज बन जाती थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें रंग वगैरह भरने में भी काफी टाइम लग जाता था और तब तक राजा को खड़ा रहना पड़ता था। फिर जैसे ही राजा यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ से ये इमेज भी हट जाएगी,
है ना। इसका मतलब जब तक पेंटर इसको पूरा ना कर ले तब तक राजा को भी यहाँ पे खड़ा रहना है। लेकिन अब समय के साथ एक और इनोवेशन आया। तो अब क्या हुआ कि उस जमाने के कुछ साइंटिस्ट ने इस स्क्रीन के ऊपर ये AgCl या AgBr, यहाँ पे पूरा का पूरा AgCl या AgBr का लेप लगा दिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही राजा की इमेज यहाँ से लाइट ये कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए इस दीवार पे जब पड़ी, तो इस दीवार पे क्योंकि लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट रेज जाके यहाँ पे पड़ रही है, तो इस दीवार पे जैसे ही लाइट रेज पड़ी तो AgCl जो है ये Ag और Cl2 में स्प्लिट हो गया, जिसमें से जो क्लोरीन है ये उड़ गया। तो इसका मतलब पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया सिर्फ Ag। इसका मतलब ये कि अब राजा की यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तस्वीर अपने आप बनेगी Ag से, ठीक है ना। ये सिल्वर से जो है यहाँ पे उनकी एक आउटलाइन इमेज बन जाएगी। सो इसका मतलब क्या, अब राजा यहाँ से हिल सकते हैं क्योंकि राजा का इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, बिकॉज ये AgCl2 में जब टूटा था तो ये जो Cl2 है ये उड़ गया था, और जो Ag है यहाँ पे ग्रेइश कलर का राजा का जो पिक्चर है वो छोड़ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट अब पेंटर जो है इस स्क्रीन को ऐसे उल्टा कर देगा, ठीक है। ये स्क्रीन जो है ये डिटैचेबल होता था, तो ये स्क्रीन मतलब मान लीजिए कोई फोटो फ्रेम टाइप का, वो फोटो फ्रेम को बस उल्टा घुमाकर उसके ऊपर वो रंग भर देते थे। तो इससे क्या है कि राजा को बस अपने स्पिन होल कैमरा के सामने एक बार आना है, एक पोज देना है, और वो पोज जो है इधर यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब वो छप जाएगा तो उनका जो पेंटर है वो आके इस पर रंग भर देगा और उनकी रियल लाइफ पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसमें हमने देखा कि ये ग्रेइश कलर का एक कंपाउंड यहाँ पे छूट जाता है। सो आपको स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैकिश ग्रेइश कलर का जो है एक तस्वीर धुंधला सा दिखेगा, जिसके ऊपर रंग भर के जो है राजा की रियल साइज की पोर्ट्रेट उस जमाने में बनाई जाती थी। तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का निर्माण हुआ था, ठीक है। आई होप आपको ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन के ये रिएक्शन समझ में आए और इसका एप्लीकेशन भी समझ में आया। अब इसमें एक और रियल लाइफ सिचुएशन का क्वेश्चन है। आपने देखे होंगे आपके घर के कुछ दवाइयाँ जैसे कफ सिरप वगैरह जो कि ऐसे लिक्विड बॉटल्स में आती है, ये जनरली डार्क कलर के होते हैं, या तो ब्लैक होते हैं या तो हल्के से ब्राउनिश होते हैं, है ना। सो ये जो बॉटल्स है इनको डार्क कलर क्यों किया जाता है? वाई आर दे मेड ब्राउनिश और ब्लैकिश इन कलर एंड वाई आर दे नॉट ट्रांसपेरेंट? क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड मेडिसिन की। अब मेडिसिन में कोई ना कोई तो सब्सटेंस होगा ही, कुछ ना कुछ तो केमिकल कंपाउंड होगा। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे ऐसा लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास NaCl है, इसके ऊपर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं होता, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इस उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि NaCl मेरी कोई दवाई है, इस NaCl को अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो ये बन जाएगा Na और Cl2। ऐसा होता नहीं है, बस मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। NaCl वाज सेफ टू कंज्यूम, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अगर मैं इसको ब्रेक करके Na और Cl2 में बांटूंगा तो ये Na जो मेटल है दिस इज अ पॉइजनस मेटल, एंड सिमिलरली जो Cl2 है दिस इज अ पॉइजनस गैस। इसका मतलब हमारा जो मेन कंपाउंड होता है मेडिसिन का वो मे बी सेफ टू कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। उससे हो सकता है कि हमारी जो भी तकलीफ है, ठीक है, हमारा कफ वगैरह जो भी है वो क्योर हो जाए। लेकिन अगर उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया तो फिर वो जो अपने कंपोनेंट्स में ऐसे टूट जाएंगे, ये कंपोनेंट्स हमारे कितने सेफ है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि इस दवाई से आपके कुछ दुख मिटते, आपकी सर्दी खांसी जुकाम जो भी है वो ठीक हो जाती, लेकिन अगर ये स्प्लिट हो गया तो आपके जिंदगी भर के दुख दर्द चले जाएंगे, है ना। शायद आप ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस बनेगा वो पॉइजनस बन जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ये जो कफ सिरप वगैरह या कोई भी ऐसी दवाई होती है इसको हम लोग डार्क कलर बॉटल में स्टोर करते हैं, ताकि इसके अंदर सनलाइट डायरेक्टली पेनिट्रेट ना कर सके या कोई भी लाइट इसके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। अगर लाइट उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा तो फिर उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होकर ऐसे हो सकता है कि वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है। और जो कंपोनेंट्स उसके स्प्लिट होंगे वो कंपोनेंट्स कोई गारंटी नहीं है कि हमारे लिए सेफ होंगे कंज्यूम करने के लिए। और हो सकता है कि सेफ हो भी गया तो भी हमारे हो सकता है कि जिस मेडिसिन को हमने कंज्यूम किया, जैसे कि कफ सिरप हमारे कफ के लिए, तो हो सकता है कि उसके जो कंपोनेंट्स तैयार हुए वो कफ को आपका ठीक ही ना करे, ठीक है ना। तो दवाई जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी स्टोर दिस लिक्विड्स इनटू सम डार्क कलर्ड बॉटल्स in order to prevent from photolytic decomposition. I hope आपको
ये दोनों एग्जांपल्स और ये जो गिव रीजन का क्वेश्चन है कि व्हाई आर सम मेडिसिन स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में यही कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो थर्मल अब हमारा हो चुका और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो चुका। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पे। बट बिफोर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अभी हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। अब इतने सारे रिएक्शंस हमने जो पढ़े हैं, इसका हमें करना है बैलेंसिंग। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ाऊंगा तो इसमें बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो बिकॉज ऑफ दैट लेट अस फर्स्ट सी व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। सो अभी तक हमने जो जो रिएक्शन देखे उसको हम लोग बैलेंस करके भी ट्राई करते हैं। अब क्या होता है बैलेंस? लेट्स से मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया H2 plus O2 and this gives me H2O. Now is this reaction balanced? No. Why is it not balanced? Because यहाँ पे मेरे पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, बात सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो नहीं है, सो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, और इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बिकॉज ये अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, सो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट सवाल उठता है क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन? सो हमने 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, जिसमें लेवोजियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड एंड द राइट हैंड साइड द प्रोडक्ट साइड शुड हैव इक्वल मासेस। दोनों तरफ जो है मासेस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो इनका मास तो सेम होगा। बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16U होता है, तो दो मिलाकर यहाँ पे 32 होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, उसका 16 ही होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस है बट ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। सो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये इसका उल्लंघन हो जाएगा। सो हमें किसी भी केमिकल लॉ का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस परफेक्ट इन अलाइनमेंट विथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते कैसे हैं? सो हमें बस सिंपल ये करना है कि दोनों तरफ जो है हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में ये सारी चीजें बराबर बराबर हो। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या यहाँ पे चुपके से दो लगा दे? सर हो गया सर बैलेंस? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे हमारा सब्सटेंस ही चेंज हो गया। H2O2 जो है वो वाटर ना होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो उसके लिए बैलेंसिंग नंबर हम पूरे के पूरे कंपाउंड के सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को दो करना है। इसका मतलब क्या कि मुझे इसको पूरे को 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पूरे को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी दो थे, अब ये जो सामने का नंबर है, ये सामने का नंबर हर एक से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या? यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो जिससे ये बन जाएगा 2 × 2 4 हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है, तो यहाँ पे भी मुझे 4 करना पड़ेगा। तो ये 2 × 2 ये हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इसका मतलब 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2H2 + O2 gives us 2H2O is a balanced chemical reaction। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन था, इसको बैलेंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही चलिए हम लोग अगला वाला देखते हैं। हम लोग आराम से हर चीज पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग बैलेंसिंग को एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास है सोडियम और यहाँ पे मेरे पास है क्लोरीन। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि क्यों यहाँ पे Cl2 लिखा जाता है और क्यों Cl नहीं लिखा जाता सिर्फ, ठीक है, बिकॉज Cl2 के फॉर्म में ही हमारा क्लोरीन जो है ये स्टेबल हो पाएगा जब वो अकेला होगा।
लेकिन जब वो यहाँ पे सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएगा तो सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl में यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप NaCl2 लिख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये Na का वैलेंसी 1, ये Cl का वैलेंसी 1, दोनों क्रॉस होके यहाँ पे NaCl बने हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं इट शुड बी बाय क्रॉस वैलेंसी। इसका 1 यहाँ पे NaCl, दोनों 1 1 कट गए, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन अकेला था इसीलिए ये अकेले फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, सिर्फ Cl2 के फॉर्म में स्टेबल हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखा है। लेकिन अब बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम एक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक ही है। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में समझा था कि अगर मुझे इसे 2 करना है तो मैं यहाँ पे चुपके से 2 नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इस पूरे के पूरे कंपाउंड के सामने 2 लगाना पड़ेगा। इससे क्लोरीन जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 था तो 2 1 2 करके यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। लेकिन यहाँ पे सोडियम के यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 2 1 से रिएक्ट कर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पे भी मुझे सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा। सो इस तरीके से 2Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2NaCl, तो ये हो गया हमारा NaCl बैलेंस्ड, ठीक है ना। अब अगला जो है CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। देखते हैं इसको, तो CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। क्या मतलब है इसका? देखिए कैल्शियम मेरे पास एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब इन टोटल 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो OH के होल के ऊपर 2 लगा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के भी ऊपर तो 2 लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब कैल्शियम एक, ऑक्सीजन ऐसे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, इसका मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो कई बार हमें रिएक्शंस पहले से बैलेंस मिलेंगे और कई बार हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू अलाइन विथ द लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ जो है मास इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन देखा था, CaCO3 gets broken down into CaO plus CO2. So CaCO3 gets broken down into CaO and CO2. अब यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कुल मिला के 3 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये भी 3 है, इसका मतलब ये भी पहले से बैलेंस्ड है। उसके बाद हमने पढ़ा था PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन ड्यू टू थर्मल डिकम्पोजिशन इनटू PbO प्लस NO2 प्लस O2। चलिए अब इसको देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे Pb1 है, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे 3 है और बाहर 2 है, इसका मतलब 3 2 यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 1 5, इसका मतलब ना तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है ना तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सिर्फ यहाँ पे Pb बैलेंस्ड है। अब इसके साथ क्या करें? अब जब ऐसे कंडीशन आए यहाँ पे ये जो है 6 है और यहाँ पे ये 5 है, तो इस 6 को 5 और 5 को 6 तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। 5 को मैं कैसे 6 बना दूं और 6 को मैं कैसे 5 बना दूं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो लेट अस सी अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास Pb कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे Pb कितना है, 1 ही है, तो चलिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर मैंने यहाँ पे Pb को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बना इक्वेशन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इसका मतलब 2 1 2, ऑक्सीजन 2 है, Pb भी 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अब कितने हैं, पहले से तो यहाँ पे 6 थे, 3 2 6, लेकिन अब ये 6 जो है ये सामने के 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 3 2 6 हो गया एंड दिस 6 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2,
इसका मतलब आप मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट में 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, वेराज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बस 6 ही है। इसका मतलब मेरे को इसको 12 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन यहाँ पे पहले से 2 था, और ये जो 2 है ये 2 इसके साथ अब मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। इसका मतलब मुझे नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा इक्वेशन देखते हैं बोथ द साइड्स क्या हुआ है। यहाँ पे 2 पीबी है, यहाँ पे 2 पीबी है, ग्रेट। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 2 और ये 2 2 4, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, ग्रेट। अब बचा बस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 2 6 एंड दिस 6 इंटू 2 12। अब मुझे यहाँ पे भी 12 करना है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 8 है, तो ये 8 एंड 2 हो गए 10, और 10 के साथ यहाँ पे और 2 है, इसका मतलब हो गया 12। यहाँ पे कितना था, 3 2 6 एंड 6 2 12, तो यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, ऐसे करके जो है 2 8 और 2 मतलब टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपको ये बहुत ही आसानी से होता हुआ दिखेगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज हमें दोनों तरफ किसी भी तरीके से अपने नंबर्स को सेम करने हैं। जो भी रिएक्टेंट में मेरे पास सब्सटेंसेस है वह सब्सटेंसेस प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही नंबर के होने चाहिए। यही हमारा एम है बैलेंसिंग करने का, ठीक है। उसके बाद हमने एक और रिएक्शन देखा था FeSO4। ये जो FeSO4 है, इस FeSO4 में ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सो यहाँ पे हमारे पास Fe एक ही है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब मुझे इसे 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास Fe2 आ गए, यहाँ पे Fe2 है, ग्रेट। यहाँ पे सल्फर जो है ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, सल्फर भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 2 ये हो गए 8। अब यहाँ पे मेरे पास 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास 2 है 5, और यहाँ पे हो गए 3, ये हो गए 8। इसका मतलब यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 3 2 एंड 3 फिर से 8, मतलब Fe2 हो गए, Fe2 हो गए, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 8 है। इसका मतलब ये सिर्फ एक 2 लगाने से हो गया बैलेंस। इस तरीके से अभी हमने करीब 6 रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे हमारे 6 हो गए। चलिए अब हमने फोटोलिटिक पढ़ा था, तो फोटोलिटिक के तहत हमने 2 रिएक्शंस देखे थे, AgCl और AgBr। इन दोनों को भी देख लेते हैं। सो AgCl जब इसको मैं हीट करूंगा तो ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2। सो Ag प्लस Cl2 में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक सिल्वर है, यहाँ पे भी एक सिल्वर है। तो सिल्वर तो बैलेंस्ड है बट क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। सो यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे मुझे 2 करना है तो मुझे सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये Ag भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप देखते देखते इसको बैलेंस कर चुके। ये Ag 2 हो गए, ये Ag 2 हो गए, Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 2 है, बैलेंस्ड। सिमिलरली इसी के तरह तो हमारा AgBr भी था, सो ये जो है ये भी बन जाएगा Ag प्लस Br2। अब इसको 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर 2 से, और इससे ये 2 हो गया तो इससे भी 2 करना पड़ेगा। ये दोनों हो गए बैलेंस्ड। सो आई होप बैलेंसिंग में इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी प्रैक्टिस करते करते आपको बैलेंसिंग अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब हमने बैलेंसिंग भी सीख लिया। अब अगला है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, मतलब जहां पे हम लोग बैटरी से डीकम्पोजिशन देखने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आपको एक चीज याद हो, हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस, एक केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, उसको हम लोग इजीली रिवर्स नहीं कर सकते, बट हम लोग फिजिकल को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे H2 प्लस O2 लिखकर H2O बनाऊं, पानी बना दूं, तो क्या मैं इस पानी के अंदर ऐसे हाथ डाल के ऐसे हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ?
नहीं, इसका मतलब फिजिकली आई कैन नॉट सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आई कैन नॉट सेपरेट देम फिजिकली, बट क्या मैं उसको केमिकली सेपरेट कर सकता हूँ? क्या वो केमिकली रिवर्सिबल हो सकता है? यस। इसका मतलब यहाँ कोई फिजिकल प्रोसेस, जैसे मैग्नेट से हमने हाइड्रोजन खींच लिया या हमने छन्नी के अंदर डालकर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर दिया, ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, आप ऐसे पिक करके नहीं निकाल सकते, आप इसको मैग्नेट से नहीं खींच सकते, आप इसको जो है छन्नी के अंदर डालकर, सीफ के अंदर डालकर उससे नहीं छान सकते। ये सब फिजिकल तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर वाटर को अलग करना चाहे अगेन उसके कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो इस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के जरिए से हम लोग इस पानी के मॉलिक्यूल को अगेन उसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। सो ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन देख लेते हैं पहले। सो यहाँ पे मेरे पास H2O है, मैं इसको हीट करूंगा बाय यूजिंग अ बैटरी। ठीक है, मैं यहाँ पे बैटरी यूज करके इसको हीट करूंगा और इससे ये टूट जाएगा इनटू H2NO2। सो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे जो है 2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब मुझे इसे दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा 4 और यहाँ पे भी इसको मैं 2 मल्टीप्लाई करके 4 बना दूंगा। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का रिएक्शन तैयार हो गया। अब ये करते कैसे है, हाउ टू डू इट, व्हाट इज द सेटअप? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेटअप। सो यहाँ पे हम एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, इस बीकर के अंदर हम लोग ले लेंगे वाटर, पानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें डिस्टिल्ड वाटर नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते। आप यहाँ पे नॉर्मल जो है आपका टैप वाटर ले सकते हैं या समुद्र का पानी, सी वाटर ले सकते हैं। इन सभी के अंदर पहले से कुछ घुले हुए मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल से हमें आयंस मिलते हैं। ठीक है ना, केटायंस, एनायंस, ऐसे। सो ये जो केटायंस एनायंस होते हैं, बिकॉज दे आर लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, hence we can say that they can conduct electricity. Why? Because electricity is nothing but movement of electrons. So जब हमारे केटायंस एनायंस में इलेक्ट्रॉन गेन होता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो हम लोग पानी लेंगे, ये टैप वाटर या सी वाटर, सॉल्ट वाटर, ये सब होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है समझाता हूँ। तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए। ठीक है, ये जो है ये कंडक्टिंग मटेरियल के होने चाहिए। तो आप इसमें कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं या आप ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं। जो आपके पेंसिल में होती है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग पेंसिल की लीड बोलते हैं, वो एक्चुअल में लेड मेटल से नहीं बना है, वो बना हुआ है ग्रेफाइट से। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग यहाँ पे या तो ग्रेफाइट का रॉड ले सकते हैं या तो हम किसी भी मेटल को यूज करके ये इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स को हमें कनेक्ट करना है एक बैटरी के साथ। सो बैटरी को इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। यहाँ पे हमने 3 सेल लगाए हैं। सेल का जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये हमारी बैटरी बन गई। एक होता है तो बोलते हैं सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बोलते हैं बैटरी। ये है हमारा स्विच, जो कि मैंने अभी फिलहाल ऑफ कर दिया। इसको जब हम लोग ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब ये स्विच ऑन होता है। ठीक है, फिलहाल मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। चलिए, सो जो पॉजिटिव साइड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो ये नेगेटिव साइड ऑफ द सेल है, ये जिस साइड से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, जो नेगेटिव साइड है। सो ये इलेक्ट्रोड्स में एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इसमें से ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, और जब ये करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इन इलेक्ट्रोड से हमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज द सेटअप। ठीक है ना, तो इस सेटअप में हमने यहाँ पे पानी डाल दिया।
इस पानी को थोड़ा सा बेटर कंडक्टर बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, हम हल्का सा इसके अंदर कोई एसिड ऐड कर सकते हैं जैसे HCl वगैरह, और इससे इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और जब इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी तो हमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ही इजीली दिखेगा प्रोड्यूस होता हुआ। ठीक है, सो अब ये यहाँ पे रिएक्शन करता कैसे, हाउ डज इट रिएक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे जो है पानी है, दैट इज H2O। इस H2O के अंदर मैंने बैटरी कनेक्ट करके यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, करंट डाल दिया है। ये करंट अब इस पानी के जरिए ये ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर से कंडक्ट होते हुए ऐसे आएगा। तो द फ्लो ऑफ करंट इज टेकिंग प्लेस इन दिस वे। सो यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे गया, इसके अंदर से होते हुए ये यहाँ से निकला और ऐसे करते हुए ये सर्किट कंप्लीट होगी। दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो इनसाइड दिस। ठीक है ना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस इनसाइड। सो ये जो वाटर है, ये वाटर एक्चुअल में स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के आयंस, क्योंकि जब करंट जाएगा अंदर तो करंट के जाते ही ये जो वाटर है ये स्प्लिट हो जाएगा H+ आयन में और ये O2- आयन में। अब ये जो H+ आयन O2- आयन है, ये हम लोग ऐसे ना लिखकर इसका जो बैलेंस फॉर्म है उस हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 2H2O, एंड 2H2O के बेसिस पे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 ऑक्सीजन के O2- बनेंगे। तो इस तरीके से ये स्प्लिट होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। सो जब पानी इस तरीके से टूटता है तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ पे 4H+ आयंस हमें नजर आएंगे। सो इसका मतलब ये जो वाटर है ये टूट कर इसका हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ चला गया और इसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे होंगे 2 ऑक्सीजन के O2-। ठीक है ना। सो यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2O2- करके इधर आ गया है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को चिपकेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो एक दूसरे के साथ ये चिपकेंगे। सो इस तरीके से जो है पहले ये प्रोसेस होगा। अब मेरे को ये बताइए कि क्या ये हमारा एक्चुअल हाइड्रोजन है जो यहाँ से उड़ रहा है? नहीं, क्योंकि एक्चुअल हाइड्रोजन के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन रहती है। लेकिन जब मैं लिखता हूँ H+, सो H+ का क्या मतलब है? H+ का ये मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये रेगुलर वाला हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया बीच में न्यूक्लियस और यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है? क्योंकि फर्स्ट वाले शेल में तो 2 होते हैं, इसमें तो 2 नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसीलिए ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब अपना ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खो देता है तब वो बनता है H+ आयन। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन होंगे 1+ और इलेक्ट्रॉन होंगे 1-, इस तरीके से हो जाएगा 0। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इलेक्ट्रॉन बन गया 0 और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, इसका मतलब यहाँ पे इसका टोटल चार्ज आ जाएगा 1+। इसका मतलब ये जो 1+ है यही यहाँ पे H+ के फॉर्म में लिखा गया है। सो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा रियल हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का आयन है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल, द इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, इसीलिए ये H+ है। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो O2- हमने लिखा है, क्या ये हमारा रेगुलर ऑक्सीजन है? नहीं, क्योंकि रेगुलर ऑक्सीजन ऐसे 2,6 फॉर्म में होता है। तो 2,6 फॉर्म में मतलब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलहाल कमी है, तो इसको स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको मिल जाएंगे तो बेसिकली इसका ऐसा बनेगा ओरिजिनल के हिसाब से, प्रोटॉन्स विल बी 8+, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8-, ये हो गया टोटल चार्ज 0। बट क्योंकि इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10, 8 के बदले 2 एक्स्ट्रा आ गए तो हो गया 10, और इससे बन जाएगा ये 2-, यानी इससे हम लोग देख सकते हैं ये O2- का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे अगर मैं O2- लिख रहा हूँ और यहाँ पे H+ लिख रहा हूँ तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट वी सी ओवर हियर।
सो यहाँ पे जो H प्लस है और O2 माइनस है, ये फिलहाल हमारे ये सब्सटेंसेस नहीं बने हैं। तो ये बनते कैसे हैं, इसको समझिए। सो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है और दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होने के कारण इसको एनोड अपने तरफ खींच लेता है। इसका मतलब दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए, एनोड ने खींच लिए। तो एनोड ने यहाँ पे दोनों से 2 into 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं। सो आई होप ये समझ में आया कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था O2 माइनस नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, इसका इलेक्ट्रॉन जो है एनोड ने अपने तरफ खींच लिया है। ठीक है ना। सो अगर एनोड ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उड़ गए, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उड़ने के बाद अब दोनों जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो अब रेगुलर वाले ऑक्सीजन बन गए, ये वाले, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उड़ चुके हैं उनके। तो जब इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींच लिए गए हैं, तो ये रेगुलर ऑक्सीजन हो गया। और रेगुलर ऑक्सीजन जब अकेला होता है तो अकेला तो स्टेबल नहीं होता, लेकिन 2 फॉर्म में स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में O2 बनाकर यहाँ से ऐसे उड़ जाएंगे और ये चीज बनेगी। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन किधर से निकला, एनोड से निकला। एनोड से कैसे निकल पाया, यहाँ पे जो O2 माइनस था उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एनोड ने अपने तरफ पॉजिटिव होने के कारण ऊपर खींच लिए। ऐसे दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास चले गए और दोनों ने आपस में O2 बनाकर फिर यहाँ से उड़ गए। तो ये तो हमने समझ लिया। अब ये एनोड इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को करेगा क्या, जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट आ गए हैं, इस 4 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा क्या। हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड लाइक दिस, बट एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो ये जिस तरीके से हम लोग ऐसे करंट का फ्लो दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है। इसका मतलब अगर करंट हम ऐसा दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उल्टे जा रहे हैं बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलकर ऐसे घूमकर यहाँ से आएंगे। इसका मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे कैथोड की तरफ पहुंच जाएंगे, 2 into 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मेरे हाइड्रोजन के साथ क्या दिक्कत थी। हाइड्रोजन के साथ दिक्कत ये थी कि ये H प्लस है, मतलब इसने अपने हर एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। सो अगर ये हर एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाए, तो वो तो हमारा रेगुलर हाइड्रोजन बन जाएगा। आई बात समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन H प्लस इसीलिए है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। सो अगर वो इलेक्ट्रॉन मैं उसको वापस दे दूं तो ये रेगुलर हाइड्रोजन बन जाएगा। ऐसे इधर कितने हाइड्रोजन के H प्लस आयंस है, 4, और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए वापस, फिर से ये 2 into 2 मतलब 4 है। इसका मतलब ये चारों ही इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइड्रोजन को वापस मिल गए तो ये तो ऐसे 2 और ऐसे 2s2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को चारों इलेक्ट्रॉन ऊपर से मिल गए तो यहाँ पे 2s2 बनकर यहाँ पे ये वापस से अपना रेगुलर हाइड्रोजन बन जाएगा, और रेगुलर हाइड्रोजन बनकर वो यहाँ से ऐसे उड़ जाएगा। इसका मतलब एनोड से ऑक्सीजन उड़ जाता है और कैथोड से 2s2 उड़ जाता है। इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बता दूं तो यहाँ पे हमने पानी डाला था एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले। पानी डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया था, स्विच को ऑन कर दिया था। स्विच को ऑन करते ही इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने से ये जो वाटर है ये 4H प्लस एंड 2O2 माइनस में टूट गया। ये जो 4H प्लस है ये कैथोड, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था तो यहाँ पे 4H प्लस गया, और ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए एनोड की तरफ गया। ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, तो दोनों के 2-2 मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे। तो एनोड पॉजिटिव होने के कारण इनसे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास छीन लेता है। तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले जाने पे तो ये ऑक्सीजन, ये रेगुलर ऑक्सीजन बन जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ऐसे 2 थे इसीलिए दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन खोकर आपस में पेयर बना दिया O2, और O2 बनकर उड़ गए। इस तरीके से एनोड से ऑक्सीजन उड़ा। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास एक्स्ट्रा थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे करंट के, बिकॉज करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट वी नो दैट
कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, हेंस दे विल ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए ऐसे उल्टे घूमकर वो यहाँ पे कैथोड की तरफ आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। चारों हाइड्रोजन के पास प्रॉब्लम ये थी कि उनका एक एक इलेक्ट्रॉन सबका गया हुआ है। अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए तो ये 2H2 बनकर यहाँ से उड़ पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से कैथोड से 2H2O बन के हमारा H2 उड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने में आसानी होती है। नाउ इफ आई हैव टू चेक द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट विल बी, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 2 4 निकले थे और ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 मिलके 2 निकला था। इसका मतलब व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम? बाय वॉल्यूम इट शुड बी, ये कट हो जाएंगे तो हो जाएगा 2:1। सो बाय वॉल्यूम द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1। ये बाय वॉल्यूम था, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आ सकता है जो इस साल के बोर्ड्स में आया था, 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के 10th के क्वेश्चन पेपर में आया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बाय मास। मास का रेशियो क्या है? हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो होता है 1U और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16U। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वाटर है तो वाटर तो H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना है मेरे पास? 2, और उसका मास कितना होता है एक का? 1U। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2U मास। और ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, तो 1 × 16U, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16U। अगर ये 2U और 16U का मुझे रेशियो निकालना हो, इट विल कम टू 1:8 रेशियो। 1:8 रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास बढ़ता है। दिस इज द मास रेशियो, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:8। बट अगर वॉल्यूम रेशियो किसी ने पूछा तो इट विल बी 2:1, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब हम कह रहे हैं, इसमें यही क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझाने के लिए सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद ये वाला बैलेंस रिएक्शन लिख देंगे। ये डायग्राम और बैलेंस रिएक्शन लिख के हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और क्या सवाल बन सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन व्हिच वाज कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड respectively. The ratio will be 2:1. What is the ratio of mass of this hydrogen and oxygen? That ratio will be 1:8. Then another question asked is कि ऑक्सीजन कहाँ से निकला और हाइड्रोजन कहाँ से निकला? ऑक्सीजन निकला है एनोड से और हाइड्रोजन निकला है कैथोड से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। मैं अब आपको ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। हम जो है इसको अब प्रैक्टिकली कर समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रैक्टिकली हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो थियरी में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करेंगे वाटर का। जो वाटर होता है H2O, उसको अब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके लिए जो मुझे सेटअप चाहिए, उस सेटअप के लिए मुझे चाहिए एक 9 वोल्ट की बैटरी, उस बैटरी के साथ एक कनेक्टर, और मुझे चाहिए ऐसे 2 पेंसिल्स। अलग अलग कलर के पेंसिल्स लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला जो पेंसिल लिया है, ये ब्लैक वाला साइड मेरा नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो हमारा ये रेड वाला हिस्सा है। ये रेड वाले हिस्से को हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाया, जिसको बोलते हैं एनोड। एक कार्डबोर्ड लिया है ताकि ये जो है इस बीकर के ऊपर इजीली रेस्ट कर सके। एक बैटरी, 2 पेंसिल, एक कार्डबोर्ड, एक बीकर की जरूरत होगी, और हम लोग इसके अंदर डालेंगे पानी। तो इस ग्लास में मेरे पास पानी है, और उस पानी को बहुत अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर में हम लोग खाने में डालते हैं वो वाला, ठीक है। अब मैं इस पानी को इसके अंदर ट्रांसफर करूंगा। इसी का हम लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा कॉमन सॉल्ट, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मिला देता हूँ। जो पानी है, वैसे तो ये टैप वाटर है, तो टैप वाटर ऑलरेडी कंडक्टिंग होता है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, बट टैप वाटर पहले से ही कंडक्टिंग होता है। बट ताकि थोड़ा सा और अच्छे से वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए मैंने उसके अंदर थोड़ा और नमक मिला दिया,
चलिए अब मैं इस सेटअप को जो है इसके ऊपर रख देता हूँ। सो जैसे ही मैं इसके अंदर रखूंगा तो आपको ध्यान देना है एट द टिप ऑफ द पेंसिल जो कि पानी के अंदर है। सो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो दोनों हमारे पेंसिल के साइड्स है उसमें कुछ कुछ बबल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आई होप यू कैन क्लियरली सी। सो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा ब्लैक वाला साइड ऑफ द पेंसिल है वहां पे ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो हमारा जो रेड वाला साइड है पेंसिल का उसमें कम बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज जो हमारा कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज वहां पे हाइड्रोजन जो कि H+ बनकर पॉजिटिवली चार्ज बनकर जो है नेगेटिव वाले साइड में जाता है। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो होता है 2:1। इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए हमें इस ब्लैक वाले साइड पे कैथोड के साइड पे जो है ज्यादा गैस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ज्यादा बबल्स दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू द रेड साइड ऑफ द पेंसिल। रेड साइड पे भी आपको दिखाई देंगे कम बबल्स है क्योंकि वो साइड में हमारा एनोड है और एनोड पे ऑक्सीजन जो कि O2- बनकर आता है। सो O2- बन के आने के कारण यहाँ पे वो हमारे पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड पे आके चिपकता है। सो हमारे कैथोड पे है हाइड्रोजन, एनोड पे है ऑक्सीजन। कैथोड ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है बिकॉज द रेशियो इज 2:1, इसीलिए ज्यादा बबल्स है। और एनोड क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आके चिपक रहा है और ऑक्सीजन का रेशियो कम है 2:1 में वो 1 है, तो दैट इज वाई वहां पे हमें कम बबल्स दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल घर के एक्सपेरिमेंट को करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक से आने वाला जो सवाल एग्जाम में आएगा वो होगा कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसमें आपको ये वाली डायग्राम बनानी है। इस डायग्राम में साफ सुथरा एक बीकर बनाना है, दो आपको इलेक्ट्रोड्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे बैटरी लगानी है, यहाँ पे की लगाना है। इस की को कनेक्ट करके ये काम करने लगेगा। अब जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे होगा हमारा एनोड और जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे होगा हमारा कैथोड। ठीक है, उसके बाद एनोड से हमें यहाँ से जो है ऑक्सीजन जाता हुआ दिखेगा और कैथोड से हाइड्रोजन जाता हुआ दिखेगा। इस तरीके से एनोड और कैथोड पे हम याद रख सकते हैं कि कहाँ से ऑक्सीजन और कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, जो अभी अभी आपने वीडियो में देख लिया। इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करता हूं। हम लोग अगली पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। उस पार्ट में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को याद करने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे जर्नी के दौरान। इसका नाम है सूर्य किरण। थैंक यू वेरी मच।